नॉर्मल इंसान भी बहुत सारी चीजें जूझ रहा है, लेकिन वो बोलता नहीं है, टैबू है, क्योंकि स्टिग्मा है, पर्सनल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, फैमिली क्या कहेगी, जॉब में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हम हमारी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, जो अभी नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो लोगों में क्या है, अभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है खुद को लेके। यहाँ ये मेरी हेल्दी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री, अगर इसको कोई क्रॉस कर रहा है तो दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी। जब जरूरत एडवर्सिटी में जो आपके साथ खड़ा है वो आपका सच्चा दोस्त है। आज की तारीख में हम अपने इमीडिएट रिलेटिव्स पे भरोसा नहीं करते हैं। हम फैमिली में इतना एक जनरेशन गैप आ गया कि बच्चा अपने माँ बाप को चीजें नहीं बता पाएगा। वी आर सोशल बींग्स, वी आर मेंट टू सोशलाइज, वी आर मेंट टू इमोशनली बॉन्ड विद ईच अदर। तुम तुम्हारी लाइफ के सीईओ हो तो उस पर फोकस करो। लड़कों को सिखाया जाता है कि मेन डोंट क्राई। Hey everyone, this is me Manya Gupta and this is me Avishka Thadani. So here we are with another episode of सफर बातों का। क्या आपने कभी सोचा है कि हैबिट्स, इमोशंस ये सब इतने अनप्रिडिक्टेबल से क्यों होते हैं? कभी हम उदास होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम एंग्शियस होते हैं, तो कभी हम ओवरथिंक करते हैं, कभी हम सोचते हैं हमें डिप्रेशन हो गया, अगले दिन हम सोचेंगे हमें एंजाइटी हो गई। वेल, दिस इज ऑल नॉट अ कोइंसिडेंस, ये सब साइकोलॉजी है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। तो आज सफर बातों का के नए एपिसोड में हम लेके आए एक ऐसा गेस्ट जो आपके कई सारे सवालों का जवाब देगा, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे डील किया जाए, मैनिफेस्टेशन का साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है। सो वी हैव हियर आवर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस निकिता यादव। Hey Manya, hey Avishka, thank you for having me here. I'm very excited to have this conversation with you people. So let me start by knowing you. So psychology आपने करियर कैसे चूज किया? Was there a particular moment जिसने आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि साइकोलॉजी में यू शुड एंटर? सो साइकोलॉजी में स्टार्टिंग से फैसिनेटेड लगता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज 11th में मैंने साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया। देन आई परस्यूड माई करियर एज एन कि बैचलर्स में आई डिड माई पास कोर्स, वहाँ पे भी स्टिल मैंने साइकोलॉजी लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट। देन मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं, थोड़ा और जानते इस बारे में। फिर आई परस्यूड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी। देन आई रियलाइज कि समवेयर एज अ पर्सन स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग रही हूँ, इंट्रोवर्ट भी रही हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी रही हूँ। आई हैव बिन थ्रू लॉट ऐसा जर्नी जहाँ आई हैव मेट सो मेनी पीपल वेयर आई रियलाइज कि लोग लोगों को नहीं जानते, ना पहचानते हैं, ना समझ पाते हैं खुद को। मे बी मैं इस सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। मे बी आई कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प देम। ठीक है, हम डेली बेसिस पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तब मुझे लगा कि इसके पीछे बहुत सारे रूट कॉजेज हो सकते हैं। उनका एनवायरमेंटल, उनका सोशल सराउंडिंग, उनके फैमिली डायनामिक्स कैसे रहे, उनकी नर्चरिंग कैसे रही है। एंड समवेयर आई गॉट टू नो अबाउट द क्लिनिकल पार्ट कि हाँ, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में भी बहुत सारी मेंटल हेल्थ इशू से दे गो थ्रू। उनको बहुत सारे अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपना ADHD सिम्टम्स जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, उनके खुद के ऐसे मैल अडेप्टिव पैटर्न्स होते हैं, उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पता, वो उनका मैल अडेप्टिव कोपिंग पैटर्न से वो अपनी अब जाके जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहे थे। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी कि लोग, एक नॉर्मल इंसान भी बहुत सारी चीज़ें जूझ रहा है, लेकिन वो बोलता नहीं है, टैबू है, क्योंकि स्टिग्मा है, पर्सनल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, फैमिली क्या कहेगी, जॉब में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हम हमारी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं। ड्यूरिंग माई MPhil जर्नी वहाँ क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करी। आई रियलाइज कि आई एम प्रिटी गुड विद पेशेंट्स, उनका डायग्नोसिस, असेसमेंट, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस करना। लेटर ऑन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट सेक्टर्स। सो वहाँ मेरी जर्नी मुझे रियलाइज कराई कि साइकोलॉजी इज नथिंग कि लाइक लोगों की सोच नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट एवरीथिंग। ये जनरल टू स्पेसिफिक, बेसिक से शुरू होके बहुत मेजर चीज़ें भी है, मेजर चीज़ों के पीछे रूट कॉज वो बेसिक प्रॉब्लम्स भी है जो कभी ना कभी रिजॉल्व करनी ज़रूरी है हमें एज अ ह्यूमन। अनरिजॉल्व रही है जो हमेशा से। सो येस, दैट इंस्पायर्स मी फिर लोगों की लाइफ चेंज करना। जब आपके पेशेंट्स आके, आपके क्लाइंट आके आपको थैंक यू बोलते, वो ग्रैटिट्यूड शो करते कि मैम आपने हमारी लाइफ चेंज करी है, यू हैव अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन कि आज हम हंस रहे हैं, आज हम जिंदा है, मैंने वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा हुआ कि मैंने वो कॉल किया लास्ट मोमेंट, यू सेव्ड माई लाइफ। वो जो लोग आके आपको कहते हैं ना कि मैम मैं एक पॉइंट पे गिव अप कर रहा था अपने रिलेशंस पे, अपनी सोशल लाइफ पे, मैं मेरे करियर पे गिव अप कर रहा था, मैं मेरी लाइफ पे गिव अप कर रहा था, मेरा जो डेली फंक्शनिंग नहीं था, या मेरा बच्चा आज सही है, या मेरा पार्टनर और मेरे भी चीज़ें बेटर है, या मैं एज अ ह्यूमन अपनी डेली फंक्शनिंग कर पा रहा हूँ। यू नो बहुत
प्यारी चीज़ है ये जब आप अपने पेशेंट को ट्रीट करते हो, उसको चीज़ें मैनेज करते हुए देखते हो। इट्स अ बिग विक्ट्री मोर देन द मनी दे पे। सो ये जो जर्नी, ये जो एक्सपीरियंस है, ये स्टिल मुझे मोटिवेट करता है कि येस, आई हैव टू बी इन दिस करियर, आई डोंट वांट टू परस्यू एनीथिंग अदर देन दैट, एंड मैं जो कर रही हूँ मुझे उससे खुशी मिल रही है। God have sent children here लोगों की हेल्प करने के लिए. थैंक यू। That's a big deal and you are a big part of it. तो ये बहुत अच्छी स्टार्ट है हमारे लिए. So let's begin with questions. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप हमें ये बताओ कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों की डे टू डे लाइफ में. जैसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम रोज़ करते हैं. अलार्म बज रहा है लेकिन हम फिर भी उसे स्नूज कर देते हैं ये सोच के कि शायद हमें 2 मिनट ज़्यादा सोने को मिल जाए. तो ऐसे करके और क्या चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती हैं? सो लोग जो साइकोलॉजी को किससे जोड़ते हैं? एंजाइटी या डिप्रेशन से. जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए या साइकोलॉजी हो गई, उसको लोग इन 2 डिसऑर्डर से जोड़ते हैं, जबकि साइकोलॉजी इज बियॉन्ड दैट. हम इंडिया में कैसे टर्म यूज करते हैं कि इसकी साइकोलॉजी ऐसी है मैम, इसकी तो साइकोलॉजी में दिक्कत है. अच्छा, मैं तेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ. मतलब लोग साइकोलॉजी को एक लोगों का माइंडसेट या वो क्या सोच रहे हैं उसी टर्म यूज करते हैं, बट साइकोलॉजी इज नॉट दैट. साइकोलॉजी ये कि हम एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या इमोशंस है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या बिहेवियर है हमारा, उसके बेसिस पे हम हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, वो हमें एक एज अ इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी देके बनाता है. उसके अलावा आप यूँ कहो तो साइकोलॉजी से आप खुद को समझ सकते हो, आप खुद के बारे में जान सकते हो कि मैं कैसे जीता आया हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं करंट में क्या हूँ, और एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मैं खुद में क्या बेटर कर सकता हूँ. मैं देख सकता हूँ कि कहाँ मेरी हेल्दी बाउंड्रीज है, कहाँ मेरी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, कहाँ कोई मेरे साथ मेरा यूज कर रहा है, मैं इस्तेमाल कर रहा है, कौन मुझे गैसलाइट कर रहा है, कौन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, या मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ. तो साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में. हम डेली बेसिस पे अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं. एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बहुत बेटर तरीके से कर रहे हो, आप अचीव कर रहे हो, या आप ओवर अचीवर हो, आप सब कुछ हैंडल कर पा रहे हो. दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. आपकी उस जर्नी में ना आपका रेजिलियंस काम आएगा, आपका सेल्फ कंसेप्ट काम आएगा, आप खुद को कितना अच्छे से इवॉल्व कर रहे हो आफ्टर फेसिंग ऑल द एडवर्सिटी. सो that is how psychology impact a human. When we talk about रोजमर्रा की साइकोलॉजिकल थिंग्स, तो एक और चीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंडी है, विच इज लेस अटेंशन स्पैन. लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स या मेरे खुद के फ्रेंड्स, रील्स हम देख पा रहे हैं बट मूवीज हमें 1.5x में सुननी है, यूट्यूब हमें 1.75x में देखना है, स्किप करना है पार्ट्स को जो बहुत लंबे इमोशंस दिखा रहे हैं. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई पीपल आर लूजिंग देयर अटेंशन टुडे? सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा रील्स पे डिपेंडेंट हो गए, सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं ओवर डूइंग अदर एक्टिविटीज़. आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पूरा चेंज हो गया है. आज की जो जनरेशन है, अल्फा, जेनजी, दे आर मोर इंडल्ज इनटू देयर सोशल लाइफ, सोशल मीडिया. हमारा जो सोशल डायनामिक है वो भी चेंज हो गया, हमारे रिलेशंस चेंज हो गए हैं. आज की तारीख में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयरिंग टू जो लोगों का आज से 7 या 8 साल पहले था. अभी क्या है, एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि देखो, ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप रील्स को स्क्रॉल करते हो, उससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, एक्टिवेट हो जाता है. हमें बहुत इजीली क्या रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ और देखो, कुछ और देखो. जो इंडिया में कहते भी है, एक हमारा नारा है कि हमें और दिखाओ, और दिखाओ. इंसान की ग्रीड खत्म नहीं होती. हमारा जो ब्रेन है एक इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर रहा, उसको पता है कि उसके पास बहुत सारा अथाह रिसोर्स है जिससे वो चीजें अपनी पसंद की या नापसंद की भी देख रहा है. लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है ना कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे, वो क्यों हो रहा है? लोगों में ब्रेन फॉग हो रहा है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं लोग, लोगों में प्रोडक्टिविटी जो है उनकी बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है, लोग लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इंक्रीज हो रहा है, लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं हो पा रहे. क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो पूरी एनर्जी तो वहां कंज्यूम कर रहा है. इंसान अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर रहा ना आज की तारीख में. पहले के टाइम पे हम क्या करते थे? हम रीड करते थे, हम क्रिएटिव होते थे, हम कुछ लिखते थे, हम बाहर एक्टिविटी करने जाते थे, चाहे वो आप अपना एक्सरसाइज हो गया, जिमिंग कर रहे हैं लोग आजकल. लोग बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कर ही नहीं रहे, लोग स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, वही रोजमर्रा की लाइफ में जाके डेली डंबल्स उठा रहे. एक एक पैटर्न बन गया है. अगर आप अपने ब्रेन को एक ही पैटर्न में ट्रेन करोगे डेली बेसिस पे, चाहे वो रील्स देखना हो, सोशल मीडिया कंजम्पशन है, कुछ भी कंटेंट आ रहा है, मीनिंगलेस कंटेंट देख रहे हैं हम,
तो हम क्या है, हमारे लिए ना गोल्स या प्लान्स या कोई टास्क डिसाइड नहीं कर रहे कि आज मुझे ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ मुझे लर्न करनी है। तो जो आप कह रहे थे कि इमोशंस या इमोशनल सीन स्किप कर देते हैं लोग, अवॉइड कर रहे हैं ना वो। सेम अपनी रियल लाइफ में भी इमोशंस अवॉइड कर रहे हैं। आपने कहा फोकस नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है, फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना शॉर्ट कंटेंट आप डेली कंज़्यूम करोगे, आप लॉन्ग कंटेंट कंज़्यूम करने की जो आपकी एबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वो क्या करो जिनसे आप अपना फ़ोकस बढ़ा सकते हो। वो ये पोमोडोरो टेक्निक होता है, वो यूज़ कर सकते हो। आप डीप फ़ोकस टेक्निक कर सकते हो, जिसमें क्या करो आप, एक तो सोशल डिटॉक्स कर लो सबसे पहले तो। सोशल डिटॉक्स करने का मतलब ये नहीं है कि भई आप अपने फ़ोन को हवन में स्वाहा कर दो। व्हाट आई मेंट इज़ कि सुबह पहले उठो, स्लो मॉर्निंग कंसेप्ट लाओ अपना। स्लो मॉर्निंग कंसेप्ट में क्या होता है, सुबह पहले उठो आराम से, अपना दिन डिसाइड करो। पहले खुद की बॉडी को तो अवेक होने दो। आप उठ तो गए हो, क्या आपकी बॉडी प्रिपेयर हुई है पूरे दिन के लिए? नहीं हुई है। सुबह उठो, थोड़ी सनलाइट लो अपने लिए। जो अभी कंसेप्ट जो चल रहा है अभी की, लाइक सुबह पहले हेल्दी स्मूदी बनाओ, ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैफ़ीन लेते हैं सुबह पहले। हम कैफ़ीन में चाय, कॉफ़ी कंज़्यूम करते हैं, हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, हम ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं। हम ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं, हम खाना प्रॉपर नहीं खाते। बॉडी आपकी प्रिपेयर कहाँ हुई है पूरे दिन के लिए? सो लाइफ़स्टाइल पे सबसे पहले फ़ोकस करो। सुबह पहले थोड़ा-सा अपने नर्वस सिस्टम को स्लो करो। एकदम से भागोगे, आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो चुका है कि नहीं, मुझे सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे करनी है। मैं फ़ोकस करूँगा ही नहीं इस प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन पे कि मुझे सबसे पहले प्लान करनी है सारी चीज़ें। इंसान प्लान नहीं करेगा, यूँ करेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा, मैं कर लूँगा, फिर पूरी एंग्ज़ायटी में जीता है। फ़ोकस वहाँ है ही नहीं। फ़ोकस कैसे करना है, उसके लिए ये है कि फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज़ टू अडॉप्ट द हेल्दी ट्रेनिंग्स, द हेल्दी अडैप्टिव मेथड्स, जिसमें आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करो, अपनी गट हेल्थ पे फ़ोकस करो। गट हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है। इस वजह से तो कुछ लोग इमोशनल होते हैं और कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं, कुछ इमोशंस को ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते। तो ये डिफरेंस क्या उस वजह से आता है कि हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग है या कोई और रीज़न है? लाइफ़स्टाइल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, बट काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जेनेटिक, ठीक है, आपका फैमिली डायनामिक, आपका एनवायरमेंटल डायनामिक्स, आप कैसे नर्चरिंग हुई है आपकी। कई लोग एक्सप्रेसिव होते हैं क्योंकि उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। कई लोग हेल्दी एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं इमोशनली, कुछ लोग नहीं कर पाते। अब जो लोग इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो अपने हेल्दी इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं या अग्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, टैंट्रम, गुस्सा, ये सारी चीज़ें अगेन मैटर करती है। कई लोग एक्सप्रेस नहीं करते, क्यों? या तो उनको बचपन से कभी सिखाया नहीं, उनकी फैमिली में रहा नहीं, सबको सिखाया गया कि सप्रेस करो अपने इमोशंस, डील कर लो लाइफ से। उनको कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। कई लोग ऐसे हैं कि सामने वाले की वजह से नहीं कर पा रहे कि उसको बुरा लगेगा, क्या ओ नो वो क्या सोचेगा, या मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती है कि लोग एक्सप्रेसिव है, कई लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट कैसी नर्चरिंग हुई है। उसके अलावा जो मैटर करता है वो है इमोशनली कितना वो रेगुलेटेड है। इमोशनल रेगुलेशन एक स्किल है जिसमें आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हो। फिर आपको जहाँ ज़रूरत है कि एक्सप्रेस करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्रेस नहीं करना है, वो इंसान खुद डिसाइड करता है। इमोशनल रेगुलेशन की बात करें तो कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, कुछ बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। खुश हैं तो रो रहे हैं, सैड है तो रो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो भी रोने लग जाते हैं। तो वो भी इमोशनल रेगुलेशन का ही पार्ट है। वो इमोशनल डिसरेगुलेशन का पार्ट है, प्लस उनकी लर्निंग कैसे रही है इमोशंस या सिचुएशंस या एनवायरनमेंट को डील करने के लिए। कई लोगों को नहीं पता कैसे डील करना है, कईयों के पास्ट एक्सपीरियंस या बचपन से लर्निंग रही ऐसी है कि उनको क्या होता है, आप ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर लेते हो। जो भी आपका सिचुएशन या सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है, आप उनको अपने स्कीमास से, अपने स्कीमास फॉर्म हो जाता है आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे। तो वो क्या करता है, ब्रेन ना सीधा आपको पास्ट में ले जाता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस है या जो आपकी लर्निंग रही है, और उससे इंसान बनता है। जैसे मैंने कहा कि अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक इंसान का फंक्शनिंग चलता है। तो इंसान उससे कनेक्ट कर लेता है और वो इंस्टेंटली ट्रिगर होता है, वो रोने लग जाता है। चाहे वो गुस्सा हो तो रोने लगेगा, गुस्सा है रोने लग रहा है क्योंकि उसको हैंडल नहीं करना आ रहा कि अपने एग्रेशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, या उसको सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उसको बाहर से वैलिडेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के लोग होते हैं, उनमें दिखेगा आपको कि चाहे कितना ही सिचुएशन ईजी है, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इमोशनली रेगुलेट नहीं है वो। जैसे नो ऑफेंस गर्ल्स, बट ऐसा होता है ना कि लड़कियां थोड़ा जब गुस्सा ज्यादा आता है तो वो रोने लग जाती है, रादर देन एकदम गुस्सा चिल्लम चिल्ली करना। और जो लड़के होते हैं वो ऑन द कॉन्ट्री गुस्सा आता है तो बहुत शांत हो जाते हैं, अपने आप को अलग ले जाते हैं। तो क्या वो ऐसा ब्रेन में कुछ फीड होता है, या व्हाट इज दैट थिंग जो ये चीज लेके आती है? मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो, मतलब बहुत लड़के ऐसे देखे हैं जो रोते हैं, लड़कियां ऐसी देखी है जो नहीं रोती है। वो अपनी बातों को इजीली कह पाती है, लड़ना होगा इजीली लड़ लेंगी, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होगा वो कर लेंगी। लेकिन अगेन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने देखा कि लड़कियां इजीली रो लेती है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। आपका कल्चर हो गया, आपकी जेंडर रोल्स हो गए, आपका अटैचमेंट स्टाइल हो गया, आपके हॉर्मोन्स हो गए। लेकिन अगेन वही चीज़ आती है कि लड़कों को सिखाया जाता है कि मेन डोंट क्राई, तुम लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो? तो वहाँ क्या होता है, आप कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लड़के गुस्सा आने के बाद भी रोते नहीं है, वो काम रहते हैं या काम होने की नाटक करते हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता कि वो क्या फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन वही सप्रेस हो गया। लड़कियां क्या होती है, इमोशनली एक्सप्रेस कर देती है। एंड रोना इज द इजीएस्ट इमोशन दैट दे कैन एक्सप्रेस। गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा नहीं कर पाएंगी, रो देंगी। वही है नर्चरिंग। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ रील्स और यूट्यूब वीडियोस इन सब में ही ऊपर नीचे नहीं हो रहा, रियल लाइफ में भी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो हम कैजुअल रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, इन सब की तरफ चलते जा रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक पीपल कैन कोप अप विद देम, पीपल कैन मूव ऑन फ्रॉम देम? एक ना पैटर्न नोटिस किया स्टैटिस्टिक वाइज भी कि अभी लोग पिछले लास्ट अपने 10 इयर्स में देख लो, डेटिंग एप्स पे बहुत आए हैं। ठीक है, या लोग बहुत जल्दी से एक रिलेशनशिप से निकलते, ब्रेकअप या मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो दूसरे रिलेशनशिप में चल जाते हैं। रिबाउंड, एग्जैक्टली, रिबाउंड हो गया। या अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है सिचुएशनशिप, बेंचिंग, जो अभी नए नए टर्म्स आ रहे हैं। आई थिंक ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, नाम अब मिल रहे हैं इनको। लोगों ने इसको अब क्या नया वो बना दिया, होता पहले से ही है लेकिन वो अनहेल्दी चीज है, लेकिन अब लोग इसको कूल ट्रेंड में करते हैं कि देखो। तो लोगों में क्या है, अभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है खुद को लेके। जब खुद को लेके सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो दूसरों को क्या ही समझेंगे। लोग खुद को हैंडल नहीं कर पाते तो वो डिपेंडेंसी और अटैचमेंट चाहते हैं, उसके लिए जो मिल रहा है उसको आने देते हैं। वो लोगों के गेम्स, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब चीजें नहीं समझ पाते। वो नहीं समझ पाते कि सामने वाला आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, सामने वाला जो आपकी लैंग्वेज में कहते हैं रेड फ्लैग है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि इंसान का कनेक्शन बहुत टाइम के साथ बनता है। वो ये सोचते कि ये माइलस्टोन्स है हमारे हेल्दी, और सामने वाले इनको बस झट से क्रॉस चेक कर ले तो वो हमारा पार्टनर होगा। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, यूजुअली क्या होता है, लव बॉम्बिंग होती है, या जो हनीमून फेज अपन कहते हैं रिलेशंस में, जो फिर टॉक्सिसिटी लास्ट में अपन को बाद में धीरे धीरे दिखने लगती है। टॉक्सिसिटी वही कि शक करना, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करना, आपको फिर वो रिलेशनशिप में फ्रीडम और लव की जगह केजेड फील होता है कि आप एक केज में हैं, आप कैद है, आप अपनी मर्जी से लाइफ नहीं जी पा रहे। फिर आप रिबेल मोड में आते हो, या फिर आप एक विक्टिम बन के रह जाते हो इमोशनल और फिजिकल अब्यूज का। तो ये चीजें चल तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन अब के धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे तो ये टर्म्स यूज करने लगे। तो जो आप कह रहे हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे मेंटली मूव ऑन करो, उसके पीछे यही कि सेल्फ अवेयरनेस लाओ, अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढो। आप ये चीज कैसे भी कर सकते हो, आप अपने लाइफ में जो कुछ लोग हैं उनसे एडवाइस लेके भी कर सकते हो। अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रहा, या आपको एक अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा, आपको खुद को भी इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आप समझ सको कि यहाँ ये मेरी हेल्दी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री अगर इसको कोई क्रॉस कर रहा है तो दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी, एंड मुझे उस इंसान को छोड़ना ही राइट डिसीजन है। लेकिन वहां क्या होता है, अटैचमेंट स्टाइल आ जाती है, आप क्लेंज करते हो उन्हीं अटैचमेंट स्टाइल पे उसी पर्सन से। द बेसिक लाइन इज कि कोई अगर आपकी बाउंड्री, आपकी पर्सनल, आपकी फ्रीडम पे आ रहा है, आपके रिस्पेक्ट पे आ रहा है, आपकी डिग्निटी पे आ रहा है, या जो आपका एक लाइफ को लेके जो नजरिया है ना, जिस तरह से आप लाइफ जीना चाह रहे हो, सामने वाले ही मे बी टोटली अपोजिट, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। वो अपने, तो आपको बात समझना होगा कि प्यार सब कुछ नहीं होता। आपकी दोनों की सोच समझ, आपका जीने का तरीका,
आप दोनों आपस में कैसे बैलेंस कर रहे हो। लोग कहते थे अपोजिट अट्रैक्ट, बट वो रियलिटी नहीं है। आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, वो ही हेल्दी चीज है। वन मस्ट फाइंड समवन जो आपको कंप्लीट करे, नॉट जो आपको तबाह करके चल जाए। फिर लोग रोते हैं कि ये तो टॉक्सिक रिलेशन था, मेरा अटैचमेंट स्टाइल, लोगों का यूजुअली कहता है अटैचमेंट स्टाइल पुअर होता है, तो वो खुद भी उतनी ही इक्वल जिम्मेदार है अपनी हालात के। सो ट्राई टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या हो, कैसा आपका पैटर्न है, आपको क्या नीड है। दूसरा, आप अपना अच्छा सपोर्ट सिस्टम ढूंढो। सब कुछ प्यार मोहब्बत नहीं होता, फ्रेंडशिप में भी टॉक्सिसिटी होती है। लोग आजकल ये समझते हैं कि जो बचपन से फ्रेंडशिप चलती आ रही है, फिर वो बीच में टूट गई तो लोग समझ लेते हैं कि ये तो टॉक्सिक है यार, ये तो मतलबी हो गई, ये सेल्फिश हो गई। नहीं, यू आउटग्रो ऑफ दैट फ्रेंडशिप। एक टाइम तक फ्रेंडशिप होती है, फिर आपके मायने बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान गलत है, दे आउटग्रो ऑफ दैट फ्रेंडशिप। वहां क्या होता है कि आपकी जरूरतें, आपकी सिमिलैरिटीज, आपकी लाइक्स डिसलाइक या चीजें बदल जाती है। अभी आप एक सेम सिटी में रहते हो, आपकी फ्रेंडशिप बढ़िया चल रही है, आप अपने जॉब के चक्कर में दूर हो गए हो, अलग रहने लगे हो, वहां आपके नए फ्रेंड्स बन गए, तो बुराई नहीं है ऐसा कुछ अगर कि आपकी फ्रेंडशिप भी चेंज हो रही है। बट हाँ, ये देखो कि आप कितना हेल्दी उस फ्रेंडशिप को मेंटेन कर रहे हो, आपका सोशल सपोर्ट कितना अच्छा है, जहां आपको जरूरत पड़ रही है कि आपका दोस्त वहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका फ्रेंड आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, चाहे वो 1 महीने आपसे बात ना करे। जहाँ छोड़ा है वो वहीं से शुरू कर सके। हाँ, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप पे बहुत मायने हैं, चाहे वो आपकी दूर के रिलेटिव्स भी, आप कह लो दूर के कजिन्स भी। जब जरूरत एडवर्सिटी में जो आपके साथ खड़ा है, वो आपका सच्चा दोस्त है। ट्रू। बट आपने सपोर्ट सिस्टम की बात करी कि क्लोज वन से हमें एडवाइस लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बट आजकल मैं देख रही हूँ एक एनोनिमस ग्रुप का कल्चर है, जहाँ लोग स्ट्रेंजर्स से बड़ी इजीली अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। वो कुछ भी एडवाइस दें, वो मैटर शायद नहीं करेगी, बट वो ये समझते हैं कि हम अगर स्ट्रेंजर्स से शेयर करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी हम किसी को बता देंगे, मन भी हल्का हो जाएगा और शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, और शायद वो सामने वाला जज भी ना करेगा, तो जानता भी ना हो। सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर ग्रुप? लोग क्यों अपनों से दूर होना चाह रहे हैं? तो जो आपने कहा कि लोग अनोनिमस ट्रेंड जो चल रहा है कि लोग स्ट्रेंजर से जाके हम चीजें शेयर करते हैं, अभी क्या हो गया है ना कि एक तो हमारी जो नई जनरेशन है, इन्होंने सीखा ही यही है कि कभी उन्होंने डीप कनेक्शंस बनाने नहीं सीखे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाए इनिशियली। सो और जो हम जैसे लोग हैं, झिल गए हैं हम, बार बार धोखे खा के, बार बार हार्ट ब्रेक्स करवा के, या बहुत ज्यादा बैक स्टैप कर दिया किसी ने। लोग आज के टाइम पे रिलेटिव्स पे इतने रिलायबल नहीं है। पहले के टाइम पे लोग रिलेटिव्स को एक अपना एकमात्र बहुत क्लोज सपोर्ट सिस्टम मानते थे। आज की तारीख में हम अपने इमीडिएट रिलेटिव्स पे भरोसा नहीं करते। हम फैमिली में इतना एक जनरेशन गैप आ गया कि बच्चा अपने माँ बाप को चीजें नहीं बता पाएगा कि वो क्या फील कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत फैमिली डायनामिक ही अनहेल्दी है, बच्चा नेग्लेक्ट होता आ रहा है, या कभी कभी पेरेंट अपने करियर में, अपनी लाइफ में इतना ऑक्यूपाइड है कि वो बैरियर खत्म नहीं कर पा रहे। बच्चे ने भी आजकल फोन दे देते हैं, कुछ भी करना हो फोन दे दो, बाहर ले जाओ, खिला दो पिला दो। वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाया है, एक हेल्दी इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल रिलेशन, क्योंकि बच्चे का सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम उसकी फैमिली होती है। तो फैमिली में इतना गैप है, कभी कोई इमोशनली बात करता नहीं है, चीजें शेयर नहीं करता, तो कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स जज कर लेंगे, टीजिंग रहती है, कहीं ना कहीं बुली होती है। फ्रेंड्स एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं है, दे आर लाइक फ्रेनेमीज। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को क्लोज रिलेशनशिप बनाने में फोकस करना चाहिए जहां पे वैल्यू हो, ना कि उन चीजों में कि हम स्ट्रेंजर्स को जाके बता रहे। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होती, बहुत सारे इंस्टा सोशल मीडिया पे पेजेस है जहाँ पे लोग अपना सेक्सुअल अब्यूज आके बता रहे हैं। अनोनिमस पेज के कमेंट सेक्शन में लोग इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हैं जस्ट टू एक्सप्रेस इट, बट वो सोल्यूशन नहीं है। वो आपको आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिविटी या एक मीनिंगफुल चीज नहीं है जो एक मीनिंग देगा आपकी लाइफ में। We are social beings. We are meant to socialize. We are meant to emotionally bond with each other. So one must find कि कहाँ उनको वो emotional support मिलेगा, उनको healthy relations बनाना ही पड़ेगा. That is the ultimate solution. आपके मे भी हो सकता है पेरेंट्स टॉक्सिक है, वो कभी नहीं समझ सकते, आप नहीं कंट्रोल कर सकते दूसरों को, बट यू नीड टू फाइंड अदर हेल्दी रिलेशंस। वो आपके दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों से चीजें आजकल एक्सप्रेस करने लगे। अब एक डिफरेंट डायनामिक आ गया है कि हमारे पेरेंट्स के पास हम जाते बोलते हैं कि हम हैं आपके लिए, आपको दूसरों की जरूरत नहीं, आपको टॉक्सिक रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, वी आर हेयर फॉर यू।
आजकल बच्चे अपने माँ बाप के लिए फुल कंप्लीट वो एक फैमिली रोल भी प्ले कर रहे हैं। सो सबको अपना हेल्दी रिलेशन बनाना होगा, सोशल सपोर्ट बनाना भी पड़ेगा, लेकिन कब बनाओगे आप? दूसरे का सोशल सपोर्ट कैसे बनोगे जब आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो? आप दूसरे का सपोर्ट सिस्टम कैसे बनोगे? तो ठीक है, आपको सबसे पहले खुद का सपोर्ट, खुद को सेल्फ अवेयर में लाना होगा, खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना होगा और दूसरे के साथ भी बनाना होगा। ये एक लर्निंग जर्नी है। तो क्या कुछ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के क्विक टिप्स होंगे, मतलब फॉर अ बेटर रिलेशनशिप? आपको ओपन अप होना होगा, एक्सप्रेसिव होना होगा और सबसे पहले आपको सामने वाले को भी समझना होगा। हर इंसान को एक दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है। कभी 50-50 रेशियो का नहीं होता है कोई रिश्ता, 100% का रिश्ता, वो 0 to 100 का रेशियो नहीं होता है, 80-20 जो आजकल हम सबको पता है कि रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। वो चीज़ आ गई आपकी। हेल्दी रिलेशंस बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको समझना होगा कि आपको परेशान क्या कर रही है, सामने वाले की बातें परेशान कर रही है, सामने वाले का ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर, आपका सर्टेन लाइफस्टाइल है, आपको सर्टेन तरीके से कपड़े पहनने हैं, आपको सर्टेन दोस्त पसंद है, आपका एक लाइफस्टाइल है और सामने वाला आपको अपोज कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो वहां आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी होगी। यू हैव टू बिकम मेच्योर, यू हैव टू पेरेंट योर सेल्फ। आपको आपके लिए स्टैंड लेना होगा। अब रही बात पेरेंट और बच्चे में, एक डायनामिक आ जाता है कि हम कैसे एक हेल्दी बाउंड्री बनाएं। बहुत से केसेस में होता है एक टॉक्सिक पेरेंट पूरे फैमिली के डायनामिक को चेंज कर देता है। कोई किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फादर मदर से खुश नहीं है, मदर फादर से खुश नहीं है, दोनों का इम्पैक्ट बच्चे पे आ रहा है, बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है या उस पर कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे का तो लर्निंग ही चेंज हो गया, वो कैसे रिश्तों पे भरोसा करेगा? तो ऑलवेज जो पहली इकलौती सबसे प्राइम चीज़ है वो है एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना। दूसरी चीज़ है आपको एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को, आपको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है। आपको तब ये देखना है कि प्रॉब्लम इंसान नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना है और फिर आपको देखना है कि हम उसका सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं। यू डोंट ब्लेम द अदर पर्सन, यू ब्लेम द प्रॉब्लम। आपको अगर लगता है कि आपका कोई एक सदस्य या पूरा फैमिली डायनामिक ही सब कुछ खराब चल रहा है, बिगड़ा हुआ है, गो एंड सीक अ थेरेपिस्ट। आपको तो है नहीं कि कोई पागल घोषित कर रहा है, पूरे परिवार को तो कोई पागल घोषित नहीं कर रहा ना। आप वहाँ पे सीखोगे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी लाइफ टाइम चल रही होती है, आप लोगों को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं पता, गो सीक अ थेरेपिस्ट। वो आपको पागल घोषित नहीं करेगा, वो आपको चीज़ें सिखाएगा। साइकोलॉजी इज अ लर्निंग जर्नी। मैं अपने सारे पेशेंट्स जितने भी आते हैं ना, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि डोंट कंसिडर इट एज अ कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपको इलाज की ज़रूरत है। टेक इट एज कि आपकी लर्निंग जर्नी है। Improve your lives, express yourself, open up yourself, build close relations, all the key to a healthy relationship, and seek a therapist if you need it. So बहुत relationship area में हम घुस गए हैं, let's change our domain. So Avishka, do you manifest things? Of course, 11-11 every time. आजकल लोग इतना trendy manifestation के ऊपर जा चुके हैं. So I want to know about manifestation, that क्या कोई साइकोलॉजी है इसके पीछे या इट्स जस्ट अ ट्रेंडी ट्रेंड? ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन जो कंसेप्ट है, अभी क्या है, लोगों ने ना मायने चेंज कर दिए मैनिफेस्टेशन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इनिशियली जो सबसे पहली चीज आई थी द सीक्रेट बुक से, लोग उस कंसेप्ट को कुछ और ही समझने लगे। लोग अब एंजल्स में बिलीव करते हैं। पर्टिकुलर 11 11 ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ नंबर्स, कुछ साइन, देखो लाइफ में क्या होता है, सब कुछ साइंस नहीं है। कोई है ऊपर, सम पावर इज देयर जो हमें गाइड करती है। हम कितनी एडवर्सिटी में फंस जाए वो होप ला के देगी, देयर सम लाइट। बट जो इनिशियली कंसेप्ट जो आया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर मैं उस पर बात करूं तो वो ये कंसेप्ट ये था कि यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट। वही हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे आ जाती है बात। आप अपने ब्रेन को वायर कर रहे हो, यू आर रिवायरिंग द ब्रेन टू मेक इट थिंक अबाउट पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव लाइफ। मैंने मेरा करियर भी ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है। सो देयर वाज दिस टीचर जिससे मैंने पूछा कि कैसे बनते हैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं तो बायो तो लिया नहीं, मुझे मेडिसिन में जाना नहीं, तो मैं लोगों को कैसे ट्रीट करूंगी? आई कांट बी अ साइकियाट्रिस्ट। सो शी वाज लाइक, एक फील्ड होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, यू कैन परस्यू योर करियर इन दिस फील्ड एंड यू कैन ट्रीट द पेशेंट।
एंड मैंने ऐसे मजे मजे में बोल दिया, मैम फिर तो मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरा जब कोर्स खत्म हुआ, मेरा रिजल्ट आने के ठीक एक दिन पहले वो उस लेडी से मैं ठीक 10 साल बाद मिली हूँ। एंड जब मैं उनसे मिली, शी आस्क्ड मी व्हाट यू डू। मैंने कहा आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गई थी आफ्टर 10 साल। इसको कह लो कि आपने अट्रैक्ट कर लिया, एक बार आपने कोई बात कह दी, आपका ब्रेन ने उस टारगेट को बना लिया कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। जब आप कोई चीज को विजुअलाइज करते हो, जिसको बोलते हैं ब्रेन प्राइमिंग या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, तब क्या होता है, आप ना खुद के दिमाग में वो चीजें विजुअलाइज करके एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हो। आप आपके ब्रेन वायर को, जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करना चाहिए हमें चीजों को कि हाँ हम कर लेंगे, वो चीज यही कि आप ब्रेन को रिवायर कर रहे हो पॉजिटिविटी से। कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी यही कहती है कहीं ना कहीं। उस प्रोसेस में क्या होता है, आपने चीज विजुअलाइज करी। एथलीट्स है, बिफोर रनिंग, जब वो गन शूट होता है, रेस में भागने से पहले वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं और रेस जीत रहे हैं। तो क्या होता है, आपका ब्रेन पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज की तरफ काम करता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। एंड देन जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू विन दैट अपॉर्चुनिटी। ब्रेन गेम हो गई, हम ब्रेन के साथ गेम खेल रहे हैं, बट कह सकते हैं इट इज प्रूविंग गुड, तो फिर खेलना चाहिए। मैनिफेस्ट थिंग्स। तो मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, तो क्या लोग अपना सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जो चीज़ है ना कि हम सक्सेस से नहीं डर रहे, हम उस प्रोसेस से डर रहे, हम प्रोसेस से भी नहीं डर रहे, हम एक्चुअली क्या है, पहले ही सोच लेते हैं। एंजाइटी वहीं ट्रिगर हो जाती है कि रिजल्ट क्या आएगा, हम फेलियर से भाग रहे हैं, हम फेलियर से डर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपना फेट कि हम गरीब थे, हमारा बाप दादा सब गरीब था, हम भी गरीब ही मरेंगे। जो इंसान ये ठान लेना कि मुझे ये जनरेशनल वेल्थ अचीव करनी है, मुझे ये जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेक करना है, जो पॉवर्टी है या किसी का कोई इमोशनल अब्यूज झेलते आ रहे जनरेशन वाइज, जो हमारा तरीका है, अगर वो इंसान ठान ले कि मुझे ये ब्रेक करना है, किसी को ठानना है कि मुझे मेरा ही पैटर्न ब्रेक करना है, कि भाई मैं बचपन से फेल होता आया हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ हेल्दी नहीं जी, लेकिन एक दिन वो सोच विचार में बैठा है इंसान, 3 घंटे डीप थिंकिंग में बैठा है, वो सोच ले कि अब आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स माई सेल्फ। वो विजुअलाइज कर रहा है वहां पे एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। वो बहुत, उस इंसान को बाबा विल पावर लाना पड़ेगा। विल पावर इज नॉट एवरीथिंग। विल पावर भी तब काम करेगी जब आप कंसिस्टेंसी में बिलीव करोगे। मेरा एक फंडा है, मेरा एक मंत्र है जो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम मोटिवेशन तो ले लो, मोटिवेशन थोड़े से टाइम की काम करेगी, तुम्हें कंसिस्टेंसी में बिलीव करना होगा। तुम आज वो टास्क करने के लिए कर रहे हो, नेक्स्ट डे नहीं कर पाए तो ये मत सोचो कि चलो वो नेक्स्ट डे नहीं कर पाया तो अगले दिन भी क्या ही कर पाऊंगा। तुम 4 दिन नहीं कर पा रहे हो, 5वें दिन वापस उस गोल पे लगो। पर वो बोलने और सोचने में नहीं होता है, एग्जीक्यूट करने पे होता है। सो वन मस्ट ब्रिंग दैट कंसिस्टेंसी। मैनिफेस्टेशन का तो क्या है, वो तो मिल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, विल पावर, इन सब की बात हो गई, तो ऐसी कौन सी एक साइकोलॉजिकल विजडम या एक क्या आपकी प्रो टिप है जिसे कंसिस्टेंटली हर कोई फॉलो करे तो वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकता है, जो सबको फॉलो करनी चाहिए आज के टाइम? तो क्या होता है, लोगों का ना तरीका अलग है जीने का, चीज़ों को हासिल करने का। आप कई लोग ऐसे देखोगे जो एक दिन पहले पढ़ के टॉप कर लेते हैं या अच्छे मार्क्स ले आते हैं। कई लोग होते हैं जो पूरे महीने भर पढ़ते हैं लेकिन एवरेज ले आते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा साल चाहिए या कुछ महीने का डीप वर्क, डीप फोकस चाहिए टू एक्सेल दोज थिंग्स। सो आपको जानना होगा कि आपका तरीका क्या है, हाउ यू फंक्शन। यू हैव टू लर्न फर्स्ट दैट, ताकि क्या है, आप कहीं ना कहीं खुद को डिससैटिस्फाइड नहीं कर रहे हो क्या मैंने इस चीज के पीछे दूसरी चीज सैक्रिफाइस करी, फिर आप वो गिल्ट में नहीं जा रहे हो। जो अभी क्या आफ्टर कोविड या लॉकडाउन के बाद से ना हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं मेंटल हेल्थ वाली। हम ये सब सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं, हम हमारे ब्रेन को गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, हमें हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं पता, हमारा ब्रेन फॉगिंग हो रहा है लोगों को, लोग फोकस नहीं कर पा रहे, लोग अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे। तो मेन जो लोगों को है सेल्फ अवेयरनेस लानी। अब सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी, अपना सेल्फ कंसेप्ट समझ के। एक टर्म होता है आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ। हमारे आइडल सेल्फ क्या है, सोशल मीडिया और हमारी आसपास की चीजों को, लोगों की सक्सेस देख के हम समझ लेते हैं कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छी लाइफ है, अच्छा पार्टनर है, ये लोग मजे कर रहे हैं लाइफ में। तो हमारा आइडल सेल्फ और खुद को लेके भी हो जाता है कि मैं तो ये चीज भी अचीव कर लूंगा, मेरा तो, हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, मैं तो ये सब चीजें अचीव कर लूंगा, मेरे में तो ये पोटेंशियल है, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। हो गया
आइडल सेल्फ तो बड़ा बन गया, ग्राफ ऊपर हो गया, रियल सेल्फ में हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम प्रोक्रेस्टिनेटेड, हम परफेक्शन में जा रहे हैं, हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें निराशा मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, खुद के लिए नेगेटिव थिंकिंग आ रही है कि शिट एम आई अ फेलियर, या मैं प्रॉब्लम फेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास की सराउंडिंग खराब है, मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो वो नेगेटिविटी, और जब रियल सेल्फ या रियलिटी चेक मिलता है तो हमारा रियल सेल्फ यहाँ रहता है, आइडल सेल्फ वहां रहता है, तो वो जो गैप है हमें उस ब्रिज को एक जगह लाना है। सो व्हाट यू कैन डू इज सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, डोपामिन डिटॉक्स करो, छोटे टेम्पररी प्लेजर की तरफ सीख ना करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ देखो। अब लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे अचीव करो जब आदत ही इतनी है कि 15 सेकंड की रील से ज्यादा कहीं और फोकस नहीं कर सकते, डेस्क जॉब पे एक वाइट जॉब कॉलर वाला काम कर रहे हो, आपके ऊपर आपका बॉस काम ही काम दिए जा रहा है, एक एम्प्लॉय की सैलरी पे सीईओ की टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी लाइफ के सीईओ हो, तो उस पे फोकस करो। तुम इन चीज पे ध्यान दो कि मैं खुद को कैसे चीजें बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ। सो जो लर्निंग है, अभी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, तो उन ख्वाहिशों को अचीव करने के लिए अपने गोल्स बनाओ, डीप फोकस वर्क करो। मैं नहीं कह रही कि तुम 3 घंटे 5 घंटे पूरे दिन के दो, मैं नहीं कह रही तुम कि 8 घंटे अपनी जॉब का काम करो ना, जिसमें तुम 4 घंटे एक्सरसाइज भी करो, डाइट पे भी ध्यान दो, और फिर तुम 4 घंटे का डीप फोकस वर्क करो। अगर तुम्हारे लिए वो प्लान काम कर रहा है, तुम गो फॉर इट। अगर तुम्हें और भी चीजें अचीव करनी है, तुम टाइम निकाल पाके अपनी बिना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को परेशान करे, या बिना अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को खराब करे, अगर तुम वो चीज अचीव कर पा रहे हो करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक प्लान बनाओ कि तुम्हारा फंक्शनिंग कैसा है। आपको हर चीज का ध्यान देना होगा, आपको आपका फिजिकल हेल्थ, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके सोशल रिलेशंस, क्योंकि वी नीड सोशल रिलेशन टू फील अलाइव, उन पे भी आपको अहम भूमिका है, वो चीज भी सिग्निफिकेंट है, आपको उन पे भी ध्यान देना होगा, वो आपका रोल है, आपकी ड्यूटी है। व्हाट आई वांट टू से इन शॉर्ट इन ब्रीफ इज दैट आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहो, आप डीप फोकस वर्क करो, शुरू करो आधे घंटे से, ले जाओ उसको 3-4 घंटों पे। आप फिजिकली फिट होना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, मूव योर बॉडी। एक चेयर पे 24 घंटे इज नॉट सफिशिएंट। घर जाके वहीं टीवी के आगे लेट जाना, गर्दन को पूरा ऐसे झुका के पूरे टाइम स्क्रॉल करना, ह्यूमन इसलिए नहीं बने हैं। सो मूव योर बॉडी, हैव अ गुड डाइट, उसके अलावा हेल्दी एक्टिविटीज, हेल्दी हैबिट्स बनाओ, अच्छे रिलेशंस बनाओ, तो इन सब के बाद जरूर इंसान कह सकता है कि हाँ वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। So, all in short, explore yourself, train your minds, build your relationships, and be happy in life. So, thank you so much, Nikita. This was a very insightful conversation, and thank you so much. My pleasure.